Hello students, how are you? I hope all of you are well. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, and that is greenhouse effect. Clear? So in this lecture we will discuss three topics. First, greenhouse effect. Second, thermal power plant, and third, hydropower plant. ठीक है, ओवरव्यू लेंगे थर्मल पावर प्लांट का, हाइड्रो पावर प्लांट का और ग्रीन हाउस इफेक्ट का. ठीक है, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये डिस्कस करते हैं. तो लेट्स से ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीन्स क्या होता है और इसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमारा अर्थ और सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जब सन अपने में से क्या करता है, रेडिएशन को एमिट करता है, में से रेडिएशन को एमिट करता है, तो इसमें अलग अलग रेंज के रेडिएशंस होते हैं. जस्ट लाइक विजिबल लाइट्स होते हैं, इंफ्रारेड्स होते हैं, ठीक ना, और भी अलग अलग कैटेगरीज के इसमें रेडिएशन होता है. तो इसमें से जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, विजिबल लाइट्स होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं. अल्ट्रावायलेट रेज को तो जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको ट्रैप कर लेता है. तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, तो इससे तो सेफ रखता है हमारा ओजोन लेयर. लेकिन जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है, ठीक, तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है, मेनली जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है. इंफ्रारेड रेडिएशन की जो हीट है, उस हीट को, उस एनर्जी को, उस रेडिएशन को क्या करता है, जब CO2 ट्रैप कर लेता है, तो CO2 का जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता है. मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि CO2 जब रेडिएशन को ट्रैप करता है तो ये री एमिट नहीं करता उसको. बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तो हीट करके जब उसको हीट अप करते हैं तो एनर्जी को तो वो ट्रैप करता है, वो एनर्जी उसको स्टोर करता है. लेकिन जैसे उसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, रख देते हैं कहीं, तो धीरे धीरे अपने में से एनर्जी को क्या करता है, वो एमिट करता है. जैसे हमारा अर्थ है, डे के टाइम में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि सन से आने वाली जो रेज है, सन से आने वाली जो हीट है, उस हीट को अर्थ क्या करता है, ट्रैप करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. एब्जॉर्ब करने के बाद एट अ नाइट टाइम में अर्थ क्या करता है, उसी एनर्जी को फिर से री एमिट कर देता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है ना, जिससे हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है एट अ नाइट टाइम. ठीक है, लेकिन CO2 के साथ एक स्पेशलिटी केस ये आती है कि CO2 एनर्जी को ट्रैप तो करता है, उसको एब्जॉर्ब तो करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद वो उसको री एमिट नहीं करता, वो अपने में से उस एनर्जी को निकालता नहीं है. तो इसके कारण क्या होता है कि CO2 का जो टेम्परेचर है, नाइट में हो, डे में हो, किसी भी टाइम में हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ठीक है, जैसे जैसे एनर्जीज मिलती है सन से, उसको इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलते हैं, वैसे वैसे CO2 क्या करता है, उस एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता रहता है, और एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ता है. और अर्थ एटमॉस्फेयर में क्या है, CO2 है 3% के अप्रॉक्स, 3% के अप्रॉक्स हमारे क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो एनर्जी को ट्रैप करता है, तो ये एनर्जी जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह जाता है. जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में यही एनर्जी रहेगा, तो इट मींस अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, तो वार्म अप होता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वो हीट अप होता है. इससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर, इनिशियली अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. और अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा वर्ल्ड जा रहा है. ठीक, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही क्या आता है, ग्लोबल वार्मिंग आता है. अब हम देखते हैं कि जब पहले समर सीजन में अर्थ का टेम्परेचर 45-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था, लेकिन अब अगर आप देखते हैं न्यूज वगैरह, तो कहीं कहीं आपको ये पता चलता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 55, 50 या 60 डिग्री सेल्सियस तक क्या हुआ, इंक्रीज हुआ.
यस 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वो आया कहां से? वो इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण आया है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग आने से क्या होगा? इसका मेजर जो इफेक्ट पड़ेगा अर्थ एटमॉस्फेयर में वो पड़ेगा कि हमारे जितने भी ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स धीरे 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 मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 जैसे ग्लेशियर हमारे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जब वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि सीज में, रिवर्स में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा। और ऐसा टाइम भी आ सकता है कि सीज का वाटर लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज हो कि उसके आसपास के जितने भी सिटीज़ है, जितने बड़े बड़े टियर 1 सिटीज़ है, वो सारे सिटीज जो है वो जलमग्न हो जाएगा, मतलब जल से भर जाएगा। वहाँ पे हो सकता है फ्लडिंग आ जाए, ठीक है। तो ये मेन जो इफेक्ट होता है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का होता है। तो उसको डिफाइन करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं, द हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ atmosphere of the earth due to infrared radiation trapped by the CO2 molecule is known as or is called greenhouse effect. Is called greenhouse effect. The heating of atmosphere of the earth due to the infrared radiation trapped by the CO2 molecules is called greenhouse effect, ठीक ना। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ठीक है। एंड इसका क्या लिखते हैं? एंड द गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जिस गैसेस की वजह से बढ़ावा मिलता है, ठीक ना, उन गैसेस को हम क्या कहेंगे? ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल्स, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका होता है CO2 का होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है वो आपका CO2 का होता है, ठीक है। तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये जो है सारे ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, थर्मल पावर प्लांट। देखिए नेक्स्ट आता है थर्मल पावर प्लांट में। देखो थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का एक प्लांट है जिसमें क्या किया जाता है? जो थर्मल पावर प्लांट होता है बेसिकली ये थर्मल एनर्जी पे वर्क करता है। किस पे? थर्मल एनर्जी पे, ठीक है, थर्मल एनर्जी पे वर्क करता है। और थर्मल एनर्जी को थर्मल पावर प्लांट के थ्रू इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में।
किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में। इट मींस थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है या एक ऐसा डिवाइस कह सकते हैं जो थर्मल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसके लिए मेन जो फ्यूल्स होते हैं थर्मल एनर्जी के लिए, सबसे ज्यादा जो मेन फ्यूल इसमें यूज किया जाता है वो क्या जाता है? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स में इसमें भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कोल का। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि थर्मल पावर प्लांट का जो मेन फ्यूल्स जो है वो बेसिकली क्या है? कोल है। कोल का ही यूज किया जाता है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, और थर्मल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम बात करें थर्मल पावर प्लांट के, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें किस तरीके के चीजें होती हैं थर्मल पावर प्लांट में। एक तो एनर्जी कन्वर्जन आपने समझ लिया कि थर्मल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक प्लांट है। इसमें बेसिकली यूज किया जाता है कोल एज अ मेन फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है। इसके अलावा बहुत प्लांट्स में कभी कभी पेट्रोलियम सब्सटेंसेस का भी यूज किया जाता है। ठीक है, जो थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं वो कोल माइनिंग जो एरियाज होते हैं जहां पे कोल का माइनिंग होता है, यहाँ पे कोल का माइनिंग होता है, उसके नियरेस्ट ही थर्मल पावर प्लांट को एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि जो कोल की जो सप्लाई है वो इजीली उस थर्मल पावर प्लांट तक किया जा सके। पहली बात, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट का लोकेशन ऐसा होता है कि जहां पे कोल माइनिंग होती है, जहां पे कोल को निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट से। ठीक है, तो उस एरियाज में थर्मल पावर प्लांट लगाने का मेन रीजन ये होता है कि कोल को जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है कोल माइनिंग से थर्मल पावर प्लांट तक, तो उसका कॉस्ट एक तो कम हो, और दूसरी कि जब कोल का हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो इजीली क्या हो सके कि कोल माइनिंग से हम थर्मल पावर प्लांट तक उसको इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सके। ठीक है, क्लियर है थर्मल पावर प्लांट का। अच्छा, इसके अलावा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है इसमें कि जब हम कोल को बर्न करते हैं, कोल का जब बर्निंग होता है, इसको बर्न करते हैं, तो ये क्या करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, इस हीट से हम क्या करते हैं? वाटर को हीट अप करते हैं। जब वाटर को हीट अप करेंगे, जब वाटर हमारा गर्म होगा, ठीक है ना, जैसे एक बॉयलर है, उस बॉयलर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया और उसको हम क्या कर रहे हैं? हीट अप कर रहे हैं। उसके नीचे हमने कोल लगा के उसको जला रहे हैं, तो उसको क्या करेगा? वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, जैसे हीट प्रोड्यूस होगा उसके वाटर जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है? वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो, जैसे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इस वेपर्स को एक पाइपलाइन के थ्रू उसको पास किया जाता है टरबाइन पे। वहां पे टरबाइन पे पास किया जाता है, और जब टरबाइन पे जब ये गैस वेपर्स हाई प्रेशर से, क्योंकि जब वाटर को हम हीट अप करेंगे जो वेपर्स बनेगा, ठीक ना, तो ये गैसेस फॉर्म में जो वाटर है इसका जो प्रेशर है ये बहुत हाई होता है, हाई प्रेशर का ये वेपर्स होता है, और इस हाई प्रेशर के वेपर्स को हम पास करते हैं पाइपलाइन के थ्रू, हम उसको एक टरबाइन से पास करते हैं। जब इसका हाई प्रेशर होता है तो ये हाई प्रेशर वेपर जो है इस टरबाइन को क्या करते हैं? यहाँ पे रोटेट कराता है, ठीक है। और जब ये टरबाइन रोटेट करते हैं, टरबाइन में जब रोटेट किया जाता है, और इस टरबाइन का कनेक्शन हम किससे कर देते हैं? जनरेटर से करते हैं। किससे किया जाता है? जनरेटर से। तो जब इस टरबाइन का कनेक्शन जब इस जनरेटर से होगा, तो टरबाइन जैसे ही रोटेट करेगा वाटर वेपर्स के हाई प्रेशर के कारण, जब उसमें से फ्लो होगा हाई प्रेशर से, तो ये टरबाइन फिर से क्या करेगा? रोटेट करेगा। जैसे टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन का जो कनेक्शन है वो हम क्या करते हैं? एक जनरेटर से करते हैं, एसी जनरेटर से। और जैसे जैसे हमारा टरबाइन रोटेट करता है, एसी जनरेटर भी रोटेट करता है। उसके अंदर का जो आर्मेचर कॉइल है, जब कॉइल रोटेट करेगा जनरेटर का, तो फिर ये जनरेटर जो है यहाँ से फिर कन्वर्ट करता है, इसमें प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो फाइनली ये प्रोसेस होता है पूरा हमारा थर्मल पावर प्लांट का। अगेन एक्सप्लेन करता हूं, थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, इसमें सबसे मेन जो फ्यूल है वो यूज करता है एज अ
क्या यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं। कोल को हम बर्न करते हैं, जैसे इसको कोल को बर्न किया जाता है तो कोल के बर्निंग से हीट प्रोड्यूस होता है और इस हीट से हम वाटर को क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। जब वाटर को हीटअप किया जाता है तो ये वाटर कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और इसका जो प्रेशर है, क्योंकि इसको एक टनल्स के थ्रू, एक पाइपलाइन के थ्रू पास किया जाता है, पाइपलाइन बहुत ही, इसकी जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है। जब वाटर वेपर्स उस पाइपलाइन से पास होता है तो उसके पास एक हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और इस प्रेशर के कारण जब इसको इस टरबाइन के अंदर से पास किया जाएगा तो ये हाई प्रेशर वेपर्स जो है टरबाइन को क्या करता है, रोटेट करता है। और टरबाइन का कनेक्शन हम एसी जनरेटर से कर देते हैं, और टरबाइन जैसे रोटेट करता है तो ये टरबाइन जो है इस एसी जनरेटर के आर्मेचर कॉइल्स को उसके अंदर रोटेट कराता है। जब आर्मेचर कॉइल्स रोटेट करता है जनरेटर का तो फिर कन्वर्ट मतलब वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी था, थर्मल एनर्जी था, ये थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, इसका एनर्जी कन्वर्जन से ही कहेंगे कि इसमें थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसमें मेन इसका डिसएडवांटेज क्या है थर्मल पावर प्लांट का, थर्मल पावर प्लांट का मेन डिसएडवांटेज है कि ये एयर पॉल्यूशन होता है, इसमें मेन ज्यादा एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है, मेन जो इसका रीजन है, कॉज जो मेन डिसएडवांटेज है कि थर्मल पावर प्लांट से बल्क अमाउंट में एयर जो है वो पॉल्यूट हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब कोल को हम बर्न करेंगे तो कोल के बर्निंग से एक तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, और इसी के साथ इसकी बर्निंग से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा स्मोक, ठीक ना, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, उसमें से स्मोक निकलेगा। जब ये धुआं निकलेगा तो इस धुएं में क्या होता है, CO2 होगा, SO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक ना, और भी अदर तरह के गैसेस हो सकते हैं। लेकिन जो CO2 है ये क्या करता है, एयर को पॉल्यूट करता है। SO2 क्या करेगा, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा एसिड रेन के लिए। CO2 का भी ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी अपना रोल होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से थर्मल पावर प्लांट का मेन जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है एयर पॉल्यूशन। इससे बहुत ज्यादा हमारा एयर जो है वो क्या होता है, पॉल्यूट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। नो, नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्लांट। देखो, हाइड्रो पावर प्लांट्स भी एक तरीके का प्लांट है जो कन्वर्ट या जो प्रोडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक ना। तो हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, हमारे यूजेस के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो का मीन्स क्या आता है, हाइड्रो मीन्स आता है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर मतलब अगर वाटर फ्लो हो रहा है और वो मूविंग स्टेट में है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लोइंग वाटर को ही हम हाइड्रो कहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट इट मींस इसमें जो वाटर के पास जो एनर्जी है, वाटर के पास जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। अब वाटर के पास, फ्लोइंग वाटर के पास कौन सी एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर के पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मतलब फ्लोइंग वाटर के पास जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें, इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर प्लांट बेसिकली इट इज अ पावर प्लांट व्हिच कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। डेफिनेशन लिख देता हूं, द पावर प्लांट which convert the kinetic energy of flowing water into electricity is called हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। तो बेसिकली इसमें कि जब किसी रिवर में या किसी कैनल में जो वाटर फ्लो होता है या किसी वाटरफॉल में
जो वाटर फ्लो होता है तो उस वाटर के पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है, उस काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट अगर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से, किसी भी अरेंजमेंट के थ्रू उस काइनेटिक एनर्जी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो इट मींस वो जो प्लांट होगा जिसके थ्रू हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। देखिए किस प्रिंसिपल पे, तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल ये होता है, इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि सबसे पहले जो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग जो वाटर होता है, फ्लोइंग वाटर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है ना, इस काइनेटिक एनर्जी को, इस फ्लोइंग वाटर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डाम में स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन डाम। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एक डैम में। ठीक है, जहां पे बहुत बल्क अमाउंट में वाटर को क्या करा जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे कहीं रिवर है तो उस रिवर से जो आने वाली वाटर है तो उस वाटर को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़े से डैम में उसको स्टोर करेंगे। जब उस वाटर को स्टोर करते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। रिवर का जो फ्लोइंग वाटर है या किसी कैनल का जो फ्लोइंग वाटर होता है उस वाटर को सबसे पहले स्टोर किया जाता है एक डैम में, और ये जो डैम है ये बहुत बड़े बिग साइज का होता है, बड़े साइज का होता है। इसमें जब वाटर को स्टोर किया जाता है तो वाटर के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, फिर इस पोटेंशियल एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी। कैसे, फिर इस डैम में जो वाटर स्टोर है उसको एक गेट के थ्रू, एक चैनल के थ्रू पास किया जाता है, पास्ड बाय चैनल। एक चैनल मतलब एक पाइपलाइन के थ्रू क्या करा जाता है, इस स्टोर्ड वाटर को पास किया जाता है। जब इस स्टोर्ड वाटर को एक चैनल के थ्रू पास करेंगे तो अगेन यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब जब वाटर जो है एक चैनल के थ्रू फ्लो होता है, एक पाइप के थ्रू जब वाटर फ्लो होता है या किसी हाइट से, डैम के किसी हाइट से वाटर को एक चैनल के थ्रू नीचे फॉल करेंगे तो ऊपर जो है वाटर स्टोर है डैम में, तो क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसको एक चैनल के थ्रू नीचे गिराया जाएगा, ठीक है ना, जब वाटर नीचे गिरेगा तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। और जब ऊपर से वाटर को नीचे गिराया जाएगा, नीचे अगर कहीं एक टरबाइन लगाते हैं, नीचे एक टरबाइन लगाते हैं, जब ऊपर से वाटर नीचे फॉल करेगा, जब गिरेगा तो जब टरबाइन के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन को क्या करेगा, वहां पे रोटेट कराएगा। ठीक है ना, तो ये चैनल के साथ पास किया जाता है। और ये वाटर जो है, काइनेटिक जो एनर्जी होती है वाटर के पास, इस काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने में। किसको, टरबाइन को क्या करते हैं, यहाँ पे रोटेट किया जाता है। जैसे हमारा टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन के रोटेट होने से फिर इसका कनेक्शन हम कर देते हैं एसी जनरेटर से। किससे किया जाता है, एसी जनरेटर से। तो जैसे टरबाइन हमारा रोटेट होता है, इसको जब एसी जनरेटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो एसी जनरेटर का आर्मेचर कॉइल भी रोटेट करेगा और इसके रोटेशन से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से कि वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी, फ्लोइंग वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अल्टीमेटली लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। इट मींस वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये थर्मल पावर प्लांट का ये हमारा एक सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। इसी प्रिंसिपल पे हर एक थर्मल पावर प्लांट क्या करता है, वर्क करता है। फ्लोइंग वाटर को स्टोर किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसको चैनल के थ्रू एक ऊपर से एक गेट के थ्रू उसको नीचे गिराया जाता है। जैसे वाटर नीचे गिरता है उसके नीचे एक टरबाइन लगा होता है। जब वो टरबाइन रोटेट करता है, जब टरबाइन रोटेट करता है उसका कनेक्शन हम जनरेटर से करते हैं। जनरेटर जब रोटेट करता है, जनरेटर का आर्मेचर कॉइल जब रोटेट करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, एक सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसके कुछ डिसएडवांटेज है और कुछ एडवांटेज है, इसको नोट करें, फिर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे डिस्कस करते हैं। सुनो, एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो पावर प्लांट का क्या एडवांटेज क्या है। सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं, उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एडवांटेज इज
इट डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। सबसे मेन इसका एडवांटेज ये है कि इससे कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसका एयर पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ना तो ये तो CO2 को एमिट करता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड को एमिट करता है, ना सल्फर डाइऑक्साइड को एमिट करता है। ठीक है, तो सबसे मेन एडवांटेज ये हो गया। सेकंड, द मूविंग वाटर नीडेड फॉर द पर्पस इन अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जो वाटर रिवर्स में जो फ्लो हो रहा है, जो कंटिन्यूसली रिवर के अंदर जो वाटर्स फ्लो हो रहा है, वो वाटर जो है वो हमारे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दिया है, नेचर ने इसके लिए हमसे कोई पैसा नहीं लिया, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है वाटर, तो इसलिए इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर इज द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच विल नेवर गेट एग्जॉस्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा। ये है कि समर सीजन में रिवर में वाटर थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी फ्लोइंग थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन रेनी सीजन में फिर से वाटर क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है, वाटर फिर से रिवर में फ्लो होने लगता है हैवी अमाउंट में। ठीक है, तो रेनी सीजन में वाटर का फिर से क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है। ठीक, नेचर हमें फिर से वाटर रेन के फॉर्म में हमें प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, ये हमेशा हमें मिलता रहेगा। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लड एंड आल्सो इन द इरिगेशन। तो कभी भी रिवर्स में अगर हम डैम बनाते हैं तो इस डैम से हम क्या कर सकते हैं, वाटर को जब स्टोर करेंगे तो उस स्टोर्ड वाटर का हम यूज कर सकते हैं इरिगेशन में, सिंचाई में यूज कर सकते हैं, उसको अलग अलग एरियाज में, अलग अलग विलेजेस में हम चैनल के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं, तो इरिगेशन में यूज होता है। दूसरी चीज, जब डैम बना होगा तो डैम के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लडिंग को। ठीक है, अगर कहीं फ्लड आने के चांसेस होते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वाटर को हैवी अमाउंट में स्टोर करके हम धीरे धीरे वाटर को वहां से निकाल सकते हैं, तो ये फ्लडिंग को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अदर डिसएडवांटेज, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो फर्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम मे लीड टू इकोलॉजिकल डैमेज। तो कहीं पे भी अगर हम डैम बनाते हैं तो हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करता है, इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करता है, क्योंकि देखिए नेचर ने जो चीज बनाया है वो बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाया है। अगर वाटर फ्लो हो रहा है रिवर के अंदर तो उनका भी एक साइंटिफिक लॉजिक है कि क्यों वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, डैम बना देते हैं। तो डैम बनाने से क्या होता है कि वो फ्लोइंग वाटर जो है उसका फ्लो जो है वो रुक जाता है। तो फ्लो रुकने से क्या होता है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत कुछ होते हैं, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर होता है, तो उस पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को क्या कर देता है, वो डैमेज कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज, अ लार्ज वैरायटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स गेट सबमर्ज्ड इन द वाटर। जब हम डैम बनाएंगे तो डैम बनाने से क्या होगा, तो उस रिवर्स के कुछ प्लांट्स, एनिमल्स जो होंगे वो क्या होते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं वाटर में, और जब वो वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं, वाटर के अंदर जब डूब जाते हैं, फिर जब उनकी डेथ हो जाती है वाटर के अंदर ही, तो इसका जब डेथ होने के बाद उस वाटर का या सॉरी उस प्लांट का या एनिमल्स के बॉडी का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो डिकम्पोज होता है। जैसे ही वो डिकम्पोज होता है वाटर के अंदर, तो उसके डिकम्पोजिशन से निकलता है मीथेन गैस CH4। ठीक है, तो उसके डिकम्पोजिशन जब CH4 में निकलता है, मीथेन निकलता है, तो मीथेन जो है CH4 जो है ये हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है। जैसे CO2 ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, वैसे ही CH4 भी हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करता है, अगेन ये ग्रीन हाउस गैसेस है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ावा देगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है तो इसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ता है। तो एक मेन डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है। और इसके अलावा इट डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, क्योंकि जब वाटर फ्लो होता है, तो वाटर जब फ्लो होता है तो वो फ्लोइंग वाटर जो है वो अपने ग्राउंड वाटर के थ्रू वो अपने आसपास के एरिया में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जब ग्राउंड वाटर सॉइल्स के अंदर होता है तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन जैसे हम रिवर के फ्लो को हम रोक के देते हैं, जब डैम बना देते हैं, तो वाटर एक ही जगह स्टोर हो जाता है, तो आसपास का जो एरिया होता है रिवर के, तो वो उस एरिया की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी वहां पे डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है, ब्लॉकिंग और चेंजिंग द कोर्स ऑफ रिवर्स अफेक्ट द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द रिवर्स। ठीक है, तो अगर
रिवर के फ्लो को अगर हम क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं या उसको चेंज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उसमें रहने वाले जितने भी एनिमल्स है जैसे फिशेज है या अदर ऑर्गेनिजम्स है वो इफेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली फ्लो करना होता है, ट्रैवल करना होता है, ठीक ना। तो जब फ्लो ही रुक जाता है तो फिशेस का एक जगह से दूसरी जगह जाना या ऑर्गेनिज्म का फ्लो होना, वो सारी चीजें रुक जाती है। और लास्ट में एक रीजन ये भी आ जाता है कि जब वाटर के रिवर के वाटर के फ्लो को रोक दिया जाता है, मतलब रिवर के फ्लो को रोक दिया जाता है, तो धीरे धीरे जो रिवर है वो सूखने लगता है, धीरे धीरे रिवर का जो वाटर है वो खत्म होने लगता है, क्योंकि एक नेचुरल जो फ्लो होता है, जब नेचुरल फ्लो को रोका जाता है तो रिवर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं इंडिया में, वो सब सूख चुके हैं, उससे वाटर जो है बहुत ही कम अमाउंट में बचा है, ठीक है। तो इसीलिए इसी सारे डिसएडवांटेज को देखते हुए टिहरी डैम प्रोजेक्ट उत्तराखंड में एक टिहरी डैम प्रोजेक्ट बन रहा था, और गंगा रिवर्स में बन रहा था टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ठीक। और एक और प्रोजेक्ट बना था, यह है हमारा शारदा सरोवर डैम, शारदा सरोवर डैम। शारदा सरोवर डैम को भी इन्होंने, ये जो कि बन रहा था शारदा रिवर पे, ठीक है, या नर्मदा पे। तो इसी सारे डिसएडवांटेज के कारण ये जो उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट बन रहे थे, टिहरी डैम प्रोजेक्ट जो गंगा रिवर्स पे बन रहा था, या शारदा सरोवर डैम प्रोजेक्ट ये हमारा नर्मदा नदी पे बन रहा था, ये प्रोजेक्ट जो है रोक दिया गया। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के प्रशासन था, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या करा, इन दो प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बहिष्कार किया, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को होने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये दो प्रोजेक्ट्स अगर बनते हैं तो जो हमारा गंगा रिवर है, जो हमारा होली मतलब इंडिया का सबसे पवित्र जो नदी माना जाता है गंगा रिवर, अगर इस पे अगर टिहरी डैम प्रोजेक्ट बन गया तो इसका मतलब गंगा का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और गंगा का जब फ्लो रुक जाएगा तो इसका मतलब है कि गंगा रिवर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो गंगा रिवर को बचाने के लिए वहां के लोगों ने टिहरी डैम प्रोजेक्ट क्या करा, विरोध किया, उसको वहीं पे खत्म कर दिया, जी ना, बनने ही नहीं दिया इस प्रोजेक्ट को। ऐसे ही अगर नर्मदा रिवर पे अगर शारदा सरोवर डैम बन जाता तो इसका मतलब जो नर्मदा रिवर है इसका फ्लो भी रुकता और ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाता। तो इसलिए इन रिवर्स को बचाने के लिए, इन सारे डिसएडवांटेज को देखते हुए ये दोनों डैम जो है इंडिया में, सॉरी उत्तराखंड में, इसको रोक दिया गया, ठीक है। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, आपके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस